नमस्कार भाइयों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, हमने पिछली दो वीडियो में आपको सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स कराई और स्पोर्ट्स की करंट अफेयर कराई। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, आपको आज हम अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020। आ जाते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि भारत के निम्न 8 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। पहले बात करते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र ऐसे समुद्र तटों को दिया जाता है जहां पर सफाई हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और सुरक्षा भी हो। जो इन मानकों पर खरे उतरते हैं उनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस बार जो दिया गया है, भारत के 8 समुद्र तटों को दिया गया है, जिनके नाम है कप्पड़ जो कि केरल में स्थित है, शिवराजपुर द्वारका गुजरात में स्थित है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, घोघला दीव में स्थित है, कासरकोड एवं पुद्रविदी कर्नाटक में स्थित है, गोल्डनपुरी में है, राधानगर अंडमान निकोबार में। अब पहला तो यही बन सकता है सवाल कि कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया, तो 8। फिर दूसरा सवाल ऐसे ही बन सकता, पूछ सकता कि घोघला बंदरगाह या घोघला समुद्र तट कहां पर है, तो भैया दीव में है। ऐसा भी पूछा जा सकता है किस राज्य के 2 दिए गए, तो कर्नाटक में दो समुद्र तटों को प्रमाण पत्र दिया गया। तो इनके नाम और राज्य के नाम से मैच आपको याद होना जरूरी है भाई। इसके बाद चलते हैं, यह प्रमाण पत्र एक अंतरराष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा दिए गए। तो एक समिति द्वारा दिए गए, उस समिति में इन 4 संस्थाओं के सदस्य शामिल थे। इन 4 संस्थाओं से के सदस्यों से एक समिति बनाई गई और उस समिति ने ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए। आप इसकी भैया जी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। भारत ने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर नामक पनडुब्बी सौंपने की घोषणा की है। तो आईएनएस सिंधुवीर क्या पनडुब्बी है जो भारत म्यांमार को सौंप रहा है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग की सड़क पर नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी। ठीक है, इस दिन इसकी आधारशिला रखी यानी स्टार्ट किया। इसी दिन रक्षा मंत्री ने 44 पुलों को देश को समर्पित किया, यानी 44 पुल बनकर तैयार हो गए जो कार्य करना शुरू कर दिया, जिन्होंने ऐसे 44 पुलों को देश को समर्पित किया गया और नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी वो एक ही दिन में। अगले पर चलते हैं। प्रत्येक ग्रामीण घर में नल उपलब्ध करवाकर गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बना। तो देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। और ये प्रत्येक ग्रामीण घर में नल उपलब्ध कराने के बाद बना है। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ओके, नोबेल पुरस्कार 2020 की बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 2020 की जब बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP संस्था को दिया गया। इसका गठन 1961 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय रोम में है भाई। WFP का गठन 1961 में हुआ, मुख्यालय रोम में है भाई। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? नॉर्वे देता है। बाकी सारे पुरस्कार कौन देता है नोबेल में? स्वीडन देता है भाई। ठीक है, 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में इनकी घोषणा हो जाती है भाइयों। आगे बढ़ते हैं। साहित्य का पुरस्कार लुइस ग्लूक USA की है, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली 16वीं महिला है। इनकी पुस्तकें हैं एवर्नो, द वाइल्ड इरिस, द ट्रायम्फ ऑफ एचलीज। ये लुइस ग्लूक की पुस्तकें हैं। लुइस ग्लूक USA की कवित्री हैं और इनको इस बार का साहित्य का नोबेल मिला है भाई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल जो मिला पाल R मिलग्रोम तथा रॉबर्ट V विल्सन USA के हैं ये। इनको मिला है नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए, जो ऑक्शन सिस्टम होता है उसमें सुधार के लिए ये पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। याद रखना, इसमें ये भी पूछे जा सकते हैं कि किस क्षेत्र के लिए मिला है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में नीलामी सिद्धांत के लिए मिला है। चिकित्सा में हार्वे J अल्टर, चार्ल्स M राइस दोनों अमेरिकी हैं जिनको मिला है, और माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। इन्हें यह पुरस्कार हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए मिला है। हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए चिकित्सा में मिला है। आपके सामने किस किस को मिला है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद
भौतिक विज्ञान में एंड्रिया गेज, रेनहार्ड गेंजेल यूएसए की, और गैलेक्सी के केंद्र में अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए, जो गैलेक्सी के केंद्र में अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए मिला इनको, और रोजर पेनरोज ब्लैक होल निर्माण में सापेक्षता सिद्धांत के जुड़ाव की खोज के लिए। आप इसका ध्यान रखेंगे, ब्लैक होल निर्माण सब ध्यान देखेंगे, गैलेक्सी के केंद्र में अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ, इन दो चीजों पर ध्यान रखेंगे भौतिक विज्ञान में। लास्ट है रसायन विज्ञान, इमैनुअल कारपेंटियर और फ्रांस की हैं तथा जेनिफर ए डाउडना अमेरिका की हैं, दोनों महिलाएं हैं। रसायन विज्ञान का पुरस्कार दोनों महिलाओं को मिला है इस बार। इन्होंने क्या किया था, जीनोम एडिटिंग के लिए एक टूल बनाया जिसका नाम है CRISPR या Cas9। इसकी खोज के लिए, इस टूल की खोज के लिए इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल मिला है भाई। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार थे हमारे, ये थे हमारे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जैसा मैं बता चुका हूं कि 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, घोषणा इनकी अक्टूबर में ही हो जाती है। इसके बाद चलते हैं, डॉक्टर शाही एब्रा को गणित के क्षेत्र का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 दिया गया। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में डॉक्टर शाही एब्रा को दिया गया। महत्वपूर्ण है भाई, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 4 व्यक्तियों को राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया 2020 का। राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो होता है सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है भाइयों, और इसको वैकल्पिक नोबेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैकल्पिक नोबेल। किसको भाई? राइट लिवलीहुड पुरस्कार को। तो यह पुरस्कार इस बार 4 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें नासरीन सोतोयूडेहे है ईरान के, ब्रायन स्टीवेंसन अमेरिका के, लोट्टी कर्निंगम रेन निकारागुआ के हैं, और एलम बालियावस्की है बेलारूस के। तो 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, जब हमारे सामने ये देश आ गए तो इनकी राजधानियों पर भी नजर डाल लेते हैं। ईरान की राजधानी सभी जानते हैं, तेहरान है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी सभी जानते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है इसे, वाशिंगटन को। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ, और बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। ठीक है, जब कोई देश चर्चा में आ जाता है तो उसकी राजधानी वगैरह भी पूछी जा सकती है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 किसने दी? गुरुग्राम स्थित प्रबंधन विकास संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश के पिलानिया द्वारा दी गई। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 डॉक्टर राजेश के पिलानिया द्वारा पहली वार्षिक इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की गई है। ये पहली अपने प्रकार की पहली रिपोर्ट है, पहली बात ये ध्यान रखेंगे। इस हैप्पीनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर क्रमशः मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार। सभी में पूछे तो मिजोरम नंबर 1 है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तो अंडमान निकोबार नंबर 1 है। ठीक है, मिजोरम, फिर पंजाब, फिर अंडमान निकोबार, और अंतिम 3 स्थान में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उड़ीसा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल हो गए 36। तो अंतिम स्थान 36वां स्थान छत्तीसगढ़ का है, बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। 36वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है, 35वें स्थान पर उत्तराखंड है, और 34वें स्थान पर ओडिशा है। नंबर 1 मिजोरम, दूसरा पंजाब, तीसरा अंडमान निकोबार है भाई। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार नंबर 1 है, ओवरऑल में मिजोरम नंबर 1 है, बड़े राज्यों में पंजाब नंबर 1 है भाइयों। आगे बढ़ते हैं, NH1 पर निर्माणाधीन जोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच संपर्क स्थापित करेगी। याद रखना, ये निर्माणाधीन है, बनाई जा रही है। ठीक है, ये स्थापित करेगी। यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी, लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर। ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनेगी, जोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच संपर्क स्थापित करेगी NH1 पर। ठीक है, दूसरा शिंकुला सुरंग मनाली और कारगिल के बीच निर्माणाधीन है, यह भी बनाई जा रही है, और इसकी लंबाई है 13.5 किलोमीटर। अटल सुरंग जो बन चुकी है, अर्थात रोहतांग सुरंग भी कह रहे हैं इसको, पहले रोहतांग सुरंग नाम था, बाद में इसका नाम अटल सुरंग किया गया। मनाली और लाहौल स्पीति के बीच है, इसे बोलते हैं मनाली और लेह के बीच संपर्क मार्ग जो बनता है, मनाली प्लस लेह के बीच स्थित है। लंबाई इसकी 9.02 किलोमीटर है। ये देश को समर्पित हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी ने इसका को देश को समर्पित किया था, उद्घाटन किया था इसका। ये देश को समर्पित हो चुकी है, ये निर्माणाधीन है, इन पर कार्य शुरू हुआ है अभी। ठीक है, तो 3 सुरंग हो गई है, शिंकुला, जोजिला और अटल सुरंग। ठीक, ये कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। ये जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है भाइयों, सिद्धार्थनगर या नौगढ़, उत्तर प्रदेश के उस एरिया में जो कि लुम्बिनी के पास स्थित है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान, यानी कि सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन या नौगढ़ रेलवे स्टेशन महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है भाइयों। और ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों के समीप ही स्थित होने के कारण इसका नाम महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पर रख दिया गया, सिद्धार्थनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एर्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, एर्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था, ये एर्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान नंबर 1 था। इसमें जर्मनी, स्पेन, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से प्रथम है। एर्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में यह प्रथम है। भारत, फिलीपींस, जॉर्डन, मंगोलिया, भूटान, मेडागास्कर तथा बेनिन के साथ संयुक्त रूप से 57वें स्थान पर है भाई। तो दोनों पासपोर्ट इंडेक्स को अलग रखना भाई। आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच असमानता जो मतलब खाई होती है अमीर और गरीब के बीच की, इसको कम करने की प्रतिबद्धता की सूची 2020 में भारत 129वां स्थान है। अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई को भरने के लिए जो प्रतिबद्धता, उसमें भारत 129वें स्थान पर है भाई। U20 का वर्चुअल सम्मेलन रियाद में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया। ठीक है, इसकी थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, तो U20 का कहां हुआ? रियाद में हुआ। भारत की तरफ से खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, इसके जो भारत की तरफ से प्रतिनिधि थे। इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके भाइयों, गोवा में उच्च शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दिस्तावो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कहां पर है? गोवा में, जो हायर एजुकेशन के लिए है। भारत सरकार के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय कदन्न वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। कदन्न मतलब बाजरा वगैरह जो होते हैं, बाजरा है, क्या बोलते हैं, ज्वार है, मक्का है, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज का वर्ष या कदन्न वर्ष कौन सा है? 2023 को घोषित किया यूएनओ ने, और इसका आग्रह किया था भारत ने। भारत सरकार के आग्रह पर हुआ, ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा भाई। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन था, जबकि अगले वर्ष का जो लक्ष्य रख रहे हैं वो 301 मिलियन टन का लक्ष्य है भाई। अभी 296.65 है, अगले वर्ष का 301 मिलियन टन है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि लगभग 300 मिलियन टन से अभी हम थोड़ा कम थे, और अब जो है हम 300 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर जाएंगे अगले साल में। ऐसा हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं भाइयों। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अक्टूबर 2020 में सिडनी स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट, सिडनी का थिंक टैंक है लोबी इंस्टीट्यूट, उसने एशिया पैसिफिक रीजन के 26 देशों को, जो एशिया पैसिफिक यानी एशिया में या फिर प्रशांत महासागर से टच है, ऐसे देशों को उनकी समग्र शक्ति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की, टोटल शक्ति के आधार पर। और इस रैंकिंग को प्रदान करते वक्त इन 8 चीजों का ध्यान रखा गया कि किसी देश की आर्थिक क्षमता कितनी है, उसकी सैन्य क्षमता कितनी है, लचीलापन कितना, फ्यूचर रिसोर्सेज क्या है, आर्थिक संबंध कैसे हैं दूसरे देशों के साथ, रक्षा नेटवर्क कितना फैला हुआ है, राजनीतिक प्रभाव कितना है विश्व में, और सांस्कृतिक प्रभाव कितना है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए, सभी 8 चीजों का ध्यान रखते हुए इन्होंने एक सूची जारी की, जिसमें पहले रैंक पर है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथे नंबर पर भारत। बहुत बड़ी बात है कि रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश 5वें 6ठे नंबर पर है, चौथे नंबर पर भारत है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि रैंकिंग में क्या आया है, समग्र शक्ति की रैंकिंग में, जो कि लोबी इंस्टीट्यूट ने जारी करी है, भारत की रैंक है 4th। अमेरिका, चीन, जापान, भारत, फिर रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया बाद में आ जाते हैं भैया। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, सारा कुछ महत्वपूर्ण है भाई। ओके, अगले पर चलते हैं। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा और तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय प्रीमियम कपास का ब्रांड कस्तूरी कॉटन घोषित किया। यानी भारत की जो कपास है उसको अंतरराष्ट्रीय ब्रांड जो नाम होगा उसका कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की कपास का नाम क्या होगा? कस्तूरी कॉटन। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और प्रथम उपभोक्ता है। ये भी फैक्ट है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु का पहला स्थान है। तो जो महिलाएं इस ऋण योजना का लाभ उठा रही हैं, तो इस सूची में नंबर 1 कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे धनी, फोर्ब्स मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन है, भारत के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की सूची जारी की गई, जिसमें शीर्ष 5 में मुकेश अंबानी प्रथम, गौतम अडानी सेकंड है भाई, शिव नाडार थर्ड है, राधा किशन दमानी और हिंदुजा ब्रदर्स 4th एंड 5th है ओवरऑल सूची में। इसमें सावित्री जिंदल महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है। सबसे युवा की बात करें तो बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ सबसे युवा हैं। और सबसे बुजुर्ग की बात करें तो देवेंद्र जैन है, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं इस सूची में, सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग याद रखना है, मुकेश अंबानी नंबर 1 है, गौतम अडानी सेकंड है और सावित्री जिंदल महिलाओं में फर्स्ट है, युवाओं में सबसे फर्स्ट बायजू रविंद्रन है और वृद्धों में सबसे फर्स्ट हैं देवेंद्र जैन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक सूची और जारी करी गई धनी व्यक्तियों की, हरून इंडिया रिच लिस्ट। इसमें भी मुकेश अंबानी प्रथम है, लेकिन हिंदुजा ब्रदर्स सेकंड है, शिव नाडार थर्ड है, गौतम अडानी 4th है और अजीम प्रेमजी 5th नंबर पर है। तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, याद रखना मुकेश अंबानी दोनों में फर्स्ट थे, यहां गौतम अडानी की जगह हिंदुजा ब्रदर्स आ गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कनाडा में हुई थी इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, जिसको मोदी जी ने संबोधित किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 8 अक्टूबर यानी वायुसेना दिवस के दौरान ही के दिन ही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, विश्व आर्थिक मंच भी बोलते हिंदी में, की वार्षिक बैठक 2021 में डावोस के स्थान पर ल्यूसर्न में होगी। हर बार डावोस में होती है, लेकिन इस बार ल्यूसर्न में होगी। डावोस स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसर्न भी स्विट्जरलैंड में है, तो 2021 में ल्यूसर्न में होगी। स्थान बदला है तो महत्वपूर्ण बन जाता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। DRDO ने व्हीलर द्वीप का नाम है कलाम द्वीप, चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम है कलाम द्वीप, चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है। स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का परीक्षण किया। तो रुद्रम क्या एंटी रेडिएशन मिसाइल है, DRDO ने परीक्षण किया चांदीपुर उड़ीसा से, व्हीलर द्वीप यानी कलाम द्वीप से। DRDO ने सूर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह K-15 मिसाइल का जमीनी संस्करण। K-15 मिसाइल ऐसी है जो समुद्र से छोड़ी जा सकती है, पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है, उसका जमीनी संस्करण है सूर्य मिसाइल। यह भी DRDO ने परीक्षण किया। और DRDO ने मिसाइल से छोड़ी जाने वाली पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो प्रणाली, जिसको स्मार्ट नाम दिया गया, का परीक्षण किया। मतलब मिसाइल से ही पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो छोड़ा जा सकता है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी का परीक्षण भी किया DRDO ने। तो ये अक्टूबर के महीने में DRDO द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। अभी हमने बताया मुद्रा योजना में महिला सबसे ज्यादा ऋण लाभार्थियों की संख्या भी तमिलनाडु में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य भी तमिलनाडु है भाई। इसके बाद देखते हैं, HB4 सूखा प्रतिरोधी गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ऐसा पहला देश है जिसने सूखा प्रतिरोधी गेहूं, जो कि नाम है HB4, उसके उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो HB4 क्या है? सूखा प्रतिरोधी गेहूं है। इसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद कनकलता बरुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई थी कनकलता बरुआ, उनके नाम पर भारतीय तटरक्षक पोत को शामिल किया गया है। भारत के तटरक्षक कोस्ट गार्ड जो होती है, उनके लिए एक पोत है जो शहीद कनकलता बरुआ के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हुआ। दोनों केंद्रीय मंत्री ये भूतपूर्व थे, वर्तमान में थे। ठीक है, इनका निधन हुआ। अगर रामविलास पासवान की बात करें तो वे वर्तमान सरकार में भी केंद्रीय उपभोक्ता कार्य और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी थे, वर्तमान सरकार में थे। उनके नाम 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनोखा रिकॉर्ड भी है। यानी वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ये एक रिकॉर्ड बन गया भाई।
लेकिन जसवंत सिंह जी की बात करें तो भारतीय सेना में मेजर भी रहे, ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे, और इन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। तो आप ऐसा भी सवाल जरूरी नहीं कि डायरेक्ट पूछ लिया जाए, ऐसे भी पूछ सकते हैं इनमें से जिनका हाल ही में निधन हुआ योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसने काम किया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है, और थोड़ा डिटेल में भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। इसके बाद भाई, भारत की पहली ऑस्कर विजेता और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया, इनका निधन हुआ अभी हाल ही में। 1983 में इन्होंने गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था। गांधी फिल्म जो रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, उस फिल्म में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, ड्रेस डिजाइनर थी, और उस फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर मिला था भानु अथैया को। और ये प्रथम भारतीय थी जिन्हें ऑस्कर मिला। महिला पुरुषों में सभी में प्रथम यही थी ऑस्कर प्राप्त करने वाली भानु अथैया। इनका हाल ही में अब निधन हुआ भाई, अक्टूबर महीने में। इसके बाद कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का भी निधन हुआ हाल ही में। ठीक है, तो उधर दो मंत्री थे और यहां पर भानु अथैया और शोभा नायडू का निधन हुआ, जो कि कुचिपुड़ी नृत्यांगना रही। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। जटायु या गिद्ध के संरक्षण के लिए एक केंद्र का शिलान्यास क्या किया गया? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भाइयों। आगे बढ़ते हैं। CSIR द्वारा सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक, दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान की 7 श्रेणियों में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार 7 श्रेणियों में दिया जाता है और हर श्रेणी में 2 व्यक्तियों को, तो 14 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया की मेरलिन वेरगारा पेरेज को नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। कोलंबिया की है ये मेरलिन वेरगारा पेरेज, जिनको नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया 2020 का भाई। ठीक है, तो ये 2 पुरस्कार भी हैं। इसके बाद चलते हैं। मोक्ष कलश योजना राजस्थान से है। देखिए क्या है मोक्ष कलश योजना, कि अगर किसी के परिवार में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के पश्चात उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। तो राजस्थान के लोग अभी बहुत, मतलब राजस्थान के बाहर की तरफ से, जोधपुर की तरफ से आ रहे हैं और आगे से आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको गंगा जी तक पहुंचने में बहुत खर्च आता है। अगर कोई गरीब परिवार से है, वो बस या ट्रेन के माध्यम से बहुत खर्च करने के बाद उस दुख की घड़ी में उस खर्च को अफोर्ड करता है, तो राजस्थान सरकार की तरफ से मोक्ष कलश योजना चलाई गई कि अगर कोई अपने पारिवारिक जन का अस्थियों को प्रवाहित करने जा रहा, तो एक अस्थि कलश के साथ 2 व्यक्तियों को गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त यात्रा कराई जाएगी अस्थि प्रवाहित के लिए। ठीक है, तो मोक्ष कलश योजना कहां पर है? राजस्थान में। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की गई। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना कहां शुरू हुई? आंध्र प्रदेश में। स्कूल और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। पर्यटन संजीवनी योजना दिख ही रहा है, पर्यटन से जुड़ी होगी, असम में शुरू हुई। ये कुछ योजनाएं हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना झारखंड में शुरू हुई। अब देखिए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना झारखंड की ऐसी महिलाएं जो शराब के कारोबार में संलग्न हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको उस कारोबार से हटाकर किसी अच्छे कारोबार में शिफ्ट करने की जो योजना है, उसे फूलो झानो आशीर्वाद योजना कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के तापी जिले में विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टरी परियोजना स्थापित की जाएगी। वर्ल्ड में सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टरी परियोजना गुजरात के तापी जिले में स्थापित की जाएगी। हुई नहीं है, की जाएगी, फ्यूचर प्लान है। ठीक है। दूसरा, भारत आने वाले चीनी निवेशों की निगरानी, जो भारत में चीन की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी निगरानी के लिए अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में? अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। फिर है भारतीय मूल के श्रीकांत दातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लगातार दूसरे भारतीय मूल के डीन नामित हुए हैं। मतलब ऐसा कम ही चांस होता है कि किसी विदेशी स्कूल में 2 डीन लगातार भारतीय मूल के बने हो। तो श्रीकांत दातार भी भारतीय मूल के हैं जो डीन घोषित हुए हैं। 1 जनवरी 2021 से लेंगे पदभार को नितिन नोहरिया से। ये भी भारतीय मूल के, ये भी भारतीय मूल के। नितिन नोहरिया 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार श्रीकांत दातार को सौंप देंगे। दोनों ही भारतीय मूल के हैं। कौन सा? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 वर्षीय छात्रा एवा मोर्टो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
को 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया। एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री एवा मोटो बनाई गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। वर्तमान में फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है, जो विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन रही और उन्होंने उन्हीं के देश में फिनलैंड में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया एवा मोटो को, जो कि 16 वर्षीय छात्रा है। और कब बनाया गया? 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है भाइयों, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है भाइयों, ये भी ध्यान रखना थोड़ा। 14 अक्टूबर को विश्व ई कचरा दिवस होता है, विश्व ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस भी होता है, हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी 15 अक्टूबर को घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं भाइयों, कुछ पुस्तकें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, लेखक है प्रदीप गुहा। दूसरी पुस्तक है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जीवीएस सिद्धू की पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक है विकास खन्ना। 3 पुस्तकें हो गई। इसके बाद अगले पर चलते हैं भाई। हिमाचल प्रदेश हींग की खेती प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। अभी तक भारत में हींग की खेती नहीं की जाती भाइयों। हींग के लिए, जो कि एक मसाला है, वो हम दूसरे देशों पर डिपेंड है, आयात करना पड़ता है हमें। तो अब भारत के हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू की जा रही है। सरकार की तरफ से ये प्लान है कि हींग की खेती शुरू की जाए, जिससे हींग का आयात कम किया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में गंगा नदी पर अपनी तरह के पहले गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया। किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। और कहां पर किया? हरिद्वार में गंगा अवलोकन संग्रहालय। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस स्थान पर गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन दे सकते हैं वाराणसी, ऑप्शन दे सकते हैं इलाहाबाद, ऑप्शन दे सकते हैं हरिद्वार, ऐसे 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो कहां पर किया? हरिद्वार में किया। ओके। उत्तराखंड सरकार द्वारा संस्कृत ग्राम बनाने की योजना है। संस्कृत ग्राम बनाने की योजना कौन सी सरकार की है? उत्तराखंड सरकार की है भाइयों। ये करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 से संबंधित है। थोड़ी सी एक चीज और लेते हैं करंट अफेयर्स में ही। देखिए अभी जो है एक नया ग्रंथि खोजी गई है, एक नई ग्रंथि खोजी गई है, ट्यूबेरियल ग्रंथि। ट्यूबेरियल ग्रंथि, ठीक है, ग्लैंड यानी ग्रंथि, ट्यूबेरियल ग्रंथि। अब ये जो ट्यूबेरियल ग्रंथि खोजी गई है, ये किसने खोजी है? नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने भैया? नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने खोजी है। नीदरलैंड के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कौन सा है? कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके वैज्ञानिकों ने ट्यूबेरियल ग्रंथि खोजी है। ये जो ग्रंथि है हमारी नाक और मुंह के बीच में, अंदर की तरफ नाक और मुंह के बीच में पाई जाती है। और असलियत में ये क्या है? ये ग्रंथि जो है, हमारी जो लार ग्रंथि होती है, इस लार ग्रंथि का एक जोड़ा है। लाल ग्रंथि का जोड़ा यानी पेयर। तो ट्यूबेरियल ग्रंथि किसने खोजी है? नीदरलैंड के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने। और ये कहां पाई जाती है? नाक और मुंह के बीच में, अंदर की तरफ। लार ग्रंथि का एक जोड़ा है। अब से पहले, इसकी खोज से पहले लार ग्रंथि के 3 जोड़े हुआ करते थे, लेकिन अब एक नया जोड़ा हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नई खोज के पश्चात लार ग्रंथि के कितने जोड़े हैं, तो 4 जोड़े हो गए हैं। अब से पहले 3 पेयर थे, अब 4 पेयर हो गए हैं। और किसके कारण हुए? ट्यूबेरियल ग्रंथि के कारण या ट्यूबेरियल ग्लैंड के कारण। किसने खोजा है? नीदरलैंड के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने खोजा भाई। ये भी क्लियर हो गया है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और भी पूछी जा सकती है इसमें कि भाई ये जो ट्यूबेरियल ग्लैंड है, ये कैंसर के उपचार में भी सहायक हो सकती है। ये जो वैज्ञानिक थे वो प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे, उसके इलाज पर रिसर्च कर रहे थे। अचानक से उन्हें एक नई ग्रंथि का पता चलता है। तो बिल्कुल लेटेस्ट है ट्यूबेरियल ग्लैंड और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा भाइयों। ठीक है, तो इस वीडियो में भाइयों इतना ही। अगली वीडियो में हम जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं 2020 के दौरान, उन पुरस्कारों को
एक जगह आपके सामने एक ही साथ में पेश करेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाए उन पुरस्कार और सम्मान को याद करने में। तो आज इस वीडियो में इतना ही भाइयों। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद।